सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे उसकी नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए, जिससे आप हमारे वीडियो को देख पाए। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है चैप्टर 1 का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। 18 मिनट की वीडियो है और आपको उसमें एक एक लाइन मैंने डिटेल वाइज समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो बोल रहा है अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन अपमन, मछली और सब्जियां हो सकती है। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे जो देश में अलग अलग प्रकार के भोजन अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। जैसे आप तमिलनाडु, केरल साइड चले जाइए तो वहां लोग इडली डोसा खाते हैं। हमारे नॉर्थ साइड चले जाइए तो हमारे यहाँ दाल चावल ये सब खाया जाता है ना। तो हमारा देश जो भिन्नताओं से भरा हुआ है, हर राज्य में अपना एक खास भोजन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे में क्या दिया हुआ है कि एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है क्या कि आमतौर पे हमारे आहार अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकता है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है ना। फिर आगे बोल रहा है इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए और इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे सारणी आपका 2.1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि पंजाब में लोग क्या खाते हैं, ज्यादातर मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा खाते हैं, सरसों की साग सब्जियों में लेते हैं और अन्य व्यंजन में दही घी लेते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश में लोग चावल खाते हैं, अरहर की दाल तथा रसम खाते हैं, सब्जियों में कुंदरू खाते हैं, फिर अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार लेते हैं। वैसे ही आपको इस जगह पे मतलब यहाँ पे आपको कोई राज्य लिखना है, वहां के अन्य व्यंजन को लिखना है। यहाँ पे वहाँ जो दाल या मांस जो व्यंजन के रूप में लिए जाते हैं उसको लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपको जो सब्जियां वहां ली जाती होंगी उसको लिखना है और यहाँ पे जो अन्य व्यंजन है वो लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद से हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमसे कुछ लोग के लिए यह संभव सॉरी हमसे नहीं हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं है हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक है ना। आगे बोल रहा है आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 2.1 में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। ये है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं लिखा है हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। तो इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? मैंने इससे पहले आपको चैप्टर 1 में संगठक बताया था कि संगठक आखिर होते क्या है, लेकिन इस चैप्टर में भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि संगठक क्या बोलते हैं। तो किसी भी भोजन को पकाने में या उसको बनाने में जिन जिन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उसे संगठक कहते हैं, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, है ना।
इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसको आप हमारे साथ एक पेंसिल लीजिए और इसको अंडरलाइन कीजिए कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ये अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनको हमारे शरीर को आवश्यकता है ना। क्या सभी खाद्य पदार्थों में यह सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व जो है उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा में सरल है। आइए हम परीक्षणों को करके और प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ लेना, इसमें प्रेक्षण के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, वो मंड शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आगे बोल रहा है ये मंड के लिए एक सारे क्रियाकलाप हैं, तो आप इन क्रियाकलापों को मैं समझा देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब कि जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं परीक्षण करने के लिए या कच्ची सामग्री ले रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा यूज करिए। ये नहीं कि ज्यादा ले लिए बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अल्प मात्रा आप लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन को 2 से 3 बूंद डालिए। उसमें क्या करना है, 2 से 3 बूंद तनु जो आयोडीन विलयन है उसको डाल देना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आप उसमें जब तनु आयोडीन विलयन 2-3 बूंद डालेंगे तो अगर वो नीला या काला हो जाता है तो वो क्या होता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या है, यह परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है या आपने प्रेक्षणों की सारणी 2.2 में लिखी। अब प्रोटीन की परीक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रोटीन की परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट और चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मौसलकर उसे चूर्ण में एक साफ परत नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं या जो भी आप परीक्षण के लिए जो भी चीजों को ले रहे हैं, अगर वो ठोस है तो उसको सबसे पहले उसका पेस्ट बना लें। मतलब कि उसे पाउडर बना के उसमें जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। ठीक है, मतलब कि उसमें ड्रॉपर से परत नली में क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दीजिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छी तरह से हिला के कुछ मिनट तक परत नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परत नली का पदार्थ जो है बैगनी रंग का हो गया। अगर वो बैगनी रंग का हो जाता है तो आपके खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति है। तो आप ये सब अंडरलाइन कर दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए कि अगर खाद्य पदार्थ में का रंग बैगनी हो जाता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, यदि खाद्य पदार्थ का रंग जो है नीला हो या काला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें हमारा मंड है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा के लिए परीक्षण। तो देखिए, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और फिर वही चीजें कम मात्रा लीजिए और कागज के टुकड़े में उसको लपेट कर और कूट दीजिए। कूटना मतलब पीटना होता है। ठीक है, उसको पीट लीजिए। अब कागज फट ना जाए, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा शायद छठा क्लास या 7वां क्लास में है, सॉरी छठा क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, आपको आगे पढ़ना होगा। ठीक है ना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में, जिसमें ये बताया जाता है कि जिसके आर पार दिख जाए वो पारदर्शी है, ना दिखे आर पार तो अपारदर्शी है, और धुंधला दिखे वो पारभासी है। तो वही बोल रहा है कि अगर आप कागज में लगे और उस खाद्य पदार्थ को पीट देते हैं
और फिर उसके आर पर देखते हैं, अगर वो धुंधला दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है तो उसमें वसा है। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कि कागज में, यहाँ देखिए कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ को वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, और खाद्य पदार्थ कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पे धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि कुछ पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल की कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर तेल का धब्बा आ गया फिर तो वो वसा है ही है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब उसमें वसा नहीं है। चलिए उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या है, तो ये परीक्षण को दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? देखिए हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषकों के लिए भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों को हमें सॉरी इन सभी पोषकों की हमें ये क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहे हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा मेन चीज देखने को मिलेगा, अभी तक तो क्रियाकलाप देखने को मिला था। अब देखिए जैसे बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इस आगे इधर होगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है आया कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा देने वाले भोजन के नाम से जानते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के यहाँ स्रोत है, तो मैं साफ कर देता हूँ कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के यहाँ स्रोत है, आपको आप शकरकंद ले लीजिए या आलू ले लीजिए, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सब क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, वैसे ही वसा के क्या क्या स्रोत हैं। तो आपको वसा के स्रोत चाहिए तो आप जो है घी खाइए, मक्खन खाइए, क्रीम खाइए। इसमें क्या है, इसमें आपको वसा मिलेगा, ठीक है। अंडा वगैरह खाइएगा तो उसमें प्रोटीन मिलेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा विकास करने के लिए चाहिए। देखिए इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, विटामिन रोगों से हमें शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है रोगों से हमारे क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन करें। विटामिन हमको क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थि और दांतों को भी, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अब देखिए विटामिन भी है ना कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिनों की, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, अंडरलाइन करते जाइएगा, विटामिन ए हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे बोल रहा है हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है।
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में है। तो ये खनिज लवणों के स्रोत हैं, जैसे कि आप कैल्शियम से कुछ कैल्शियम के कुछ स्रोत हो गए ये सब, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ साग है, यहाँ सेब है, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री को एक निश्चित पोषक की मात्रा में दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरों पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मतलब कि जिस भी भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, जिस पोषक तत्व की होगी उसमें क्या बोलेंगे, उस पोषक तत्व का नाम और उसमें समृद्ध लगा के भोजन है। जैसे प्रोटीन समृद्ध भोजन, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, है ना। अब वो पढ़ते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए एक मेन पॉइंट, आहारी रेशों को हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश के प्रति मुख्यतः उत्पादक उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, और ताजे फल की सब्जियों से होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। चलिए ये आपको मिल गया, रुक्षांश क्या करता है, तो बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जल भोजन की उपस्थिति पोषकों और अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने की शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तु से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम वो भी भोजन पकाते हैं जिसमें पानी का उपयोग किया जाता है। आइए हम कई अन्य स्रोत में शरीर के प्रदान करते हैं। देखिए ये क्रियाकलाप 3 है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि अगर सब कोई क्रियाकलाप में देखते चलूं तो फिर पता चलेगा कि चैप्टर ही खत्म होने में 2-3 घंटे लग गए। ठीक है, तो हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे देखिए संतुलित आहार, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। तो आहार क्या है, तो पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर में आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक से अधिक हो ना ही कम। देखिए हम जानते हैं ना कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है वो भी खराबी करती है, और जो जरूरत से कम होती है वो भी खराबी करती है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई भी पोषक तत्व जरूरत से ज्यादा होगा तो वो भी हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर वो जरूरत से कम है तो भी बीमारी हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यक हो, ना ही अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में नुकसान का जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद से क्या है, तो आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। क्या आपने सोचे हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य से निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए और प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, इस चीज को देखिए। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, डोसा, ये सब, आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हो, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में इस संतुलित आहार को खा सकता है। अल्प व्यय मतलब कम पैसे में उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि छिलका उतार कर
यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फूलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल दालों को बार बार धोने से इनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है, ये शायद हमारा लास्ट है, ठीक है ना। तो ये लास्ट पेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या बोला है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इससे पचाने से आसानी होती है। इसके लिए साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक जो प्रोटीन है तथा खनिज लवण है इसकी हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम आहार को फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें आहार में। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता। या तो उससे तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि का प्रचुर मात्रा युक्त भोजन को खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। जैसे होता है ना, बच्चों के दिमाग में आता है कि जब ये ज्यादा दे रहा है तो इसको ही ज्यादा क्यों ना खा ले। तो उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को छोड़ा। बोला गया जब वर्षा ज्यादा को एनर्जी दे रहा है तो इसने क्या किया कि वर्षा को अपना भोजन का मुख्य स्रोत बना लिया और इस वर्षा को खाने लगा। बोल रहे क्या आप सोचते हैं कि यह बात ठीक होगा? निस्संदेह नहीं, क्योंकि इतना अधिक वसा युक्त भोजन भी खाना हमारे लिए सही नहीं है, हानिकारक है। यह भोजन हमारे वसा की मात्रा को अत्यधिक करके मोटापे के कारण बनती है। अब देखिए एक लास्ट यही है हमारा, अभावजन्य रोग क्या है ना। तो बोल रहा है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई आप भोजन कर रहे हैं उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो, जैसे कैल्शियम की कमी हो, तो लंबे समय तक आप इस चीज की कमी में रहिएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव हमारे शरीर के रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि वैसा रोग जो लंबे समय तक भोजन में ठीक एक ही पोषक तत्व की बार बार कमी होने के कारण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, उस रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि में अवरुद्ध होना। जैसे अब देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, अगर जिसमें प्रोटीन की कमी हो वो क्या होगा, तो प्रोटीन में जिसके पास कमी होगा तो वृद्धि में अवरुद्ध होगा, चेहरे पे सूजन होगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा में बीमारी और पेचिश आदि होने लगेंगे। अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कम है और लंबे समय तक कम है तो उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। फिर बोला ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला हो वह इतना दुबला हो जाए कि चलने में असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ 2.5 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब आप अगर अपने भोजन में संतुलित आहार लेते हैं तो इन सभी जो रोग हैं उनसे छुटकारा ले सकते हैं। हम इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार के पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आगे देखिए जैसे दिया हुआ है कुछ बीमारी, जैसे देखिए विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसको क्षीणता या दृष्टिहीनता बोलते हैं। इसमें लक्षण क्या होता है, कमजोर दृष्टि हो जाएगा, अंधेरे में आपको कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है, इसमें दुर्बल पेशियां हो जाती है और कार्य करने की ऊर्जा कम हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों में खून निकलने लगता है, घाव बढ़ने लगता है, क्योंकि घाव बढ़ने में अधिक समय लगने लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाते हैं, इसमें कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और दंत क्षय मतलब कि दांत में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन, इससे तो घेगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। दोहरे से अल्प रक्तता होती है क्योंकि कमजोरी उत्पन्न करती है। आगे हम देखते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर है। आगे में क्या दिया हुआ है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से है, तो उसको याद रखने के लिए देखिए कैसे याद कर लीजिएगा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा उसका नाम, का पो व ल बी ज, कापो वाला बीजा। अब इसको कैसे हम समझेंगे, तो देखो का से कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। ओ से प्रोटीन, व से वसा, ल से लवण, वी से विटामिन और ज से जल, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन और जल। अब देखिए निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, वो कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको लिख लीजिएगा आप, तो कार्बोहाइड्रेट। फिर बोल रहा है पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि और आवश्यकता के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए हमारा क्या है, प्रोटीन चाहिए हमको वृद्धि के लिए, आप प्रोटीन लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर है उसके बाद से वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यकता है, लिख देना विटामिन ए, स्पेलिंग आप पूरा लिख लीजिएगा, विटामिन ए हिंदी में लिख लीजिएगा। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा खनिज, तो कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम खनिज जो है हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। अब है दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसको आप जो है ऑप्शन से देख के लिख सकते हैं। जैसे वसा जो है घी में और तेल में पाया जाता है, मंड जो है आलू में और अनाजों में पाया जाता है, आहारी जैसे फलों में पाए जाते हैं। ये सब आप लिख लीजिएगा ऑप्शन से देख के, ऑप्शन कह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से देख। फिर है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर में पोषण की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, नहीं, गलत होगा। संतुलित आहार खा के अभाव जनित रोगों को रोकथाम किया जा सकती है, सही बात है। शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, नहीं, लेकिन जो भी खाद्य पदार्थ होना चाहिए वो एक सटीक और कैलोरी बर्नेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप, जहाँ से क्वेश्चन था नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यहाँ गलत आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, केवल मांस कैसे हो जाएगा, जो सब्जियां हैं उसमें भी तो पोषक तत्व मिलती हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। डैश की कमी से बेरी बेरी के नाम का रोग होता है, बेरी बेरी का रोग विटामिन बी से। और विटामिन सी के अभाव से डैश का रोग होता है स्कर्वी। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, तो हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 है वो समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।